नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रामलाल जानी स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने YouTube चैनल लैंडमार्क अकेडमी पे। प्यारे साथियों, अपन ओल्ड एनसीईआरटी कक्षा 12 का अध्ययन कर रहे थे। ओल्ड एनसीईआरटी कक्षा 12 जिसमें अपन अध्ययन कर रहे थे विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास से संबंधित अपन 4 क्लास हैं जो कि पहले देख चुके हैं, और आज की अपनी क्लास रहेगी समकालीन विश्व की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सर्वेक्षण। ये ओल्ड एनसीईआरटी 2003 वाला संस्करण है। तो आप लोग, यदि आप लोगों के पास में ये बुक्स नहीं है तो इस क्लासों को अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि सलाह दी जाती है कि इतिहास की तैयारी करने वाले विद्यार्थी यदि इतिहास विषय को अच्छे तरीके से कवर करना चाहता है तो वो ओल्ड एनसीईआरटी का अध्ययन अवश्य करें। चाहे वो सिविल सर्विस की तैयारी करें या फिर अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ओल्ड एनसीईआरटी की इन बुक्स का अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि इनमें जो अपना इतिहास का आधार होना चाहिए वो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। इसलिए मैंने कक्षा 12 की ओल्ड एनसीईआरटी की सारे वीडियो है जो कि मैं अपलोड करूंगा, और उसके बाद में अन्य क्लासों के कक्षा 6 से 12 तक की मेरे पास में सारी बुक्स हैं, और कक्षा 6 से 12 की ओल्ड एनसीईआरटी की सीरीज मैं वापस डालूंगा कक्षा 6 और 7 की वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन वो पहले डाले हुए हैं, उसमें कुछ अध्यापन की गुणवत्ता कम है और जिनकी वजह से सही तरीके से अध्यापन नहीं करवाया गया हुआ है। तो इन्हीं की वीडियो है जो कि मैं बाद में अपलोड करूंगा। कक्षा 12 का पहले, उसके बाद में 11 और उसके बाद में 10, 9 और ऐसे घटते हुए क्रम में मैं सभी क्लासों के वीडियो है जो कि अपलोड करूंगा। आप भी बढ़िया तरीके से देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ में साझा कीजिएगा, और बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। ओल्ड एनसीईआरटी अच्छे तरीके से अच्छे क्रमबद्धता के साथ में लिखी गई है, और आप लोग भी इन्हें पढ़ करके एक अच्छा महसूस करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है समकालीन विश्व की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आधुनिक विश्व और समकालीन विश्व क्या है, इनके बीच में अंतर, इनकी पृष्ठभूमि, इनके बारे में काफ़ी अपन वैसे पहले से चर्चा कर चुके हैं, और अभी पुनः अपन अध्ययन करेंगे। समकालीन इतिहास के बारे में गतिशील दृष्टिकोण है जो कि 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उस अवधि के साथ प्रारंभ होता है। अब देखिए, समकालीन विश्व का जो प्रारंभ है जो कि उस अवधि के साथ में प्रारंभ होता है जिसमें वह तूफान उठने लगा, जिसकी वजह से 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध। अब समकालीन विश्व का जो प्रारंभ कह सकते हैं कि 1914 से 1918 के साथ में माना जाता है, और इस अवधि में अनेक उथल पुथल मचाने वाली घटनाएं हुई। अब कौन कौन सी घटना हुई, जैसे 1917 में रूस की क्रांति और संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व युद्ध में शामिल होना। 1917 में रूस की क्रांति और उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, इनका विश्व युद्ध में शामिल होना। और दूसरा गतिशील चरण, पहला चरण तो ये हो गया विश्व युद्ध वाला, और दूसरा चरण एक और यहाँ पे आता है अपना गतिशील चरण। इस द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के साथ में प्रारंभ हुआ। अब दूसरा चरण है वो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था कैसी हुई, इसमें देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद शुरू होकर के, अब द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद में दो महाशक्तियां हैं जो कि उभर करके सामने आई। एक तो आई थी अमेरिका और एक आया था अपना सोवियत संघ रूस। ये दोनों शक्तियां हैं वो उभर करके आई, और इन दोनों शक्तियों के बीच में वैचारिक मतभेद चलते रहे, विचारों की लड़ाई चलती रही, जिन्हें शीत युद्ध कहते हैं। तो ये शीत युद्ध चलता रहा, और पहला चरण अपने लिया था 1914 से 18 के बीच का, और दूसरा चरण है जो कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था, जबकि इसका है जो कि समापन है जो कि 1991 में सोवियत संघ रूस का जब जैसे ही विघटन हुआ तो ये द्विध्रुवीय व्यवस्था है जो कि समाप्त हो गई, और उसके बाद में एक शक्तिशाली है जो कि शक्ति रही अपने अमेरिका। तो 1991 तक चलती रही। जब शीत युद्ध का अंत हो गया 1991 में, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का विघटन हुआ, तो ये जो विचारों की लड़ाई है जो कि चल रही थी दोनों शक्तियों के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो शीत युद्ध लगातार चल रहा था, ठंडा युद्ध, शीत यानी ठंडा युद्ध, विचारों का युद्ध चल रहा था, तो वो विचारों का युद्ध है जो कि वो समाप्त हो गया। तो दूसरा चरण है समकालीन विश्व का, यह था दोनों विश्व युद्धों के बीच की अवधि भी कम गतिशील नहीं की जा सकती। अब दोनों के बीच की विश्व युद्धों के बीच की अवधि है वो कम गतिशील है जो कि नहीं कही जा सकती। इस दौरान पुरानी विश्व व्यवस्था इतिहास के गर्भ में समा गई और नई विश्व व्यवस्था का शुभारंभ हो गया। इस दौरान क्या हुआ, पुरानी जो विश्व व्यवस्था चली आ रही थी वो इतिहास के गर्भ में समा गई, और नई विश्व व्यवस्था का क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमें अब एक अन्य विश्व व्यवस्था दृष्टिगोचर हो रही है जो इस समय अस्तित्व में आ रही है। अब 21वीं शताब्दी में एक नवीन विश्व व्यवस्था प्रारंभ हो रही है या दृष्टिगोचर हो रही है, वो इस समय क्या है, अस्तित्व में आ रही है। अब समकालीन इतिहास का कोई सिद्धांत 1914 तक विकसित नहीं हो सका।
अब समकालीन इतिहास का कोई सिद्धांत है जो कि 1914 तक तो कोई है जो कि विकसित नहीं हो सका, क्योंकि तब तक पाश्चात्य इतिहासकारों का ध्यान केवल यूरोप पर ही केंद्रित रहा। अब 1914 तक जो पाश्चात्य इतिहासकार थे उनका केवल ध्यान कहाँ था, यूरोप पर ही केंद्रित था। परिणाम स्वरूप ये इतिहासकार विश्व के इतिहास के बारे में कोई विश्व जननी दृष्टिकोण या अभिधारणा नहीं बना सके। पहला उनका ध्यान है वो 1914 से पहले पहले विश्व युद्ध प्रारंभ हुए उनसे पहले पहले उनका यूरोप के आसपास ही था, ज़्यादातर कम्युनिटी कह सकते हैं कि इतिहासकारों के वहीं थी। और उसके बाद में उनका ध्यान है जो कि जैसा ही विश्व युद्ध प्रारंभ हुए, विश्व में अन्य प्रकार की हलचलें हुई, तो उनका ध्यान है जो कि अन्य तरफ ही गया। इसके अलावा 1914 के बाद का समकालीन इतिहास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने की अपेक्षा सामयिक मामलों के मामले में ही अधिक चिंतित रहा। 1914 के बाद में इन्होंने रुचि तो दिखाई, लेकिन ये समकालीन इतिहास का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति समग्र दृष्टिकोण नहीं बताता है। ये समग्र यानी सारा विवरण है जो कि नहीं बताता है, केवल सामयिक मामले, कुछ कुछ मामले समसामयिक अपन कह सकते हैं, करंट के मामले है जो कि इतिहासकारों ने इसमें अपने लेखन में जो कि शामिल किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति को, इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद जैसी सर्वाधिकारवादी मतों को और ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अपनाई गई तुष्टिकरण की नीति को, यहाँ तक कि निःशस्त्रीकरण के मुद्दों को भी स्थानीय अथवा अधिक से अधिक क्षेत्रीय या महाद्वीपीय परिप्रेक्ष्य में ही देखा गया। समकालीन घटनाओं को भी अच्छे और बुरे के विधिवादी और नैतिकतावादी परिप्रेक्ष्य में देखा गया। एक बचाव करने वाली अच्छी बात यह रही कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विधि के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संस्थापन करके उन्हें संस्थागत रूप दे दिया गया। अब देखिए, जो भी समसामयिक घटना हुई उनको केवल विधिवादी या नैतिकतावादी परिप्रेक्ष्य में क्या किया गया, देखा गया। और बचाव करने वाली अच्छी बात यह रही कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विधि के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संस्थापन करके उन्हें संस्थागत रूप है जो कि दे दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन थे और विधि के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनको स्थापित किया गया। समकालीन इतिहास के क्षेत्र में आदर्शवाद के तत्वों का भी धीरे धीरे समावेश हो गया। अब समकालीन इतिहास के क्षेत्र में जो आदर्शवाद का तत्व है उनका भी धीरे धीरे क्या हो गया, समावेश हो गया। इस प्रकार 1939 तक समकालीन इतिहास के तीन प्रमुख विषय थे। 1939 तक समकालीन इतिहास के प्रमुख तीन विषय थे। एक तो था अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय कानून, उसके बाद में राजनीतिक सुधारवाद और राजनयिक इतिहास। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विधि, राजनीतिक सुधारवाद और राजनयिक इतिहास, ये मुख्य तीन इनके विषय थे जो कि समकालीन इतिहास के। सन 1945 के बाद के परिदृश्य ने समकालीन इतिहास के केंद्र बिंदु को स्थानांतरित करके ऐसे घटकों तथा बलों पर स्थापित कर दिया। अब पहले तो ये मुख्य रूप से तीन बिंदु थे, अंतर्राष्ट्रीय विधि, राजनीतिक सुधारवाद और राजनयिक इतिहास। 1945 के बाद में क्या हुआ, 1945 के बाद में इनका जो ध्यान है जो कि जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो यहाँ से हट करके अन्य घटकों पर है जो कि बलों पर है जो कि स्थापित हो गया, जो एक सच्चे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण में राष्ट्रों के आचार व्यवहार को शासित करते थे। केंद्र बिंदु संबंधी इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार घटक थे उपनिवेशवाद का अंत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए आविष्कार। अब ये जो मुख्य घटक है, केंद्र बिंदु है, वो मुख्य पहले अपने तीन बिंदु दिखे थे, इन तीन बिंदुओं से हट करके कुछ अन्य बिंदु हो गए। अब ये इतने बिंदु क्यों हुए, इस परिवर्तन के लिए पीछे घटक कौन कौन से जिम्मेदार थे, तो इसमें देखिए उपनिवेशवाद का क्या हो गया था, अंत हो गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हो रहे थे और नए राष्ट्रों का और उनके साथ ही नए मूल्यों का भी आविर्भाव हो रहा था। अब नए नए राष्ट्र है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में स्वतंत्र हो रहे थे, उनके साथ साथ में नए मूल्यों का भी आविर्भाव हो रहा था। बढ़ती हुई पारस्परिक निर्भरता एक दूसरे पर, क्योंकि उस समय जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की महामारी से जो नए नए राष्ट्र है जो बाहर निकल रहे थे, एक दूसरे पर आश्रित रहना जरूरी हो गया था, क्योंकि सभी है वो आंतरिक रूप से कमजोर थे। और जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं अंतरण, अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा और राष्ट्रों तथा समुदायों के जीवन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का बढ़ता हुआ वर्चस्व। समकालीन इतिहास को इन सभी बातों को ध्यान में रखना होता है और इस प्रकार एक अधिक समग्रतावादी स्वरूप धारण करना होता है। तो इसी प्रकार से ये जो केंद्र बिंदु मुख्य घटक रहे जिनकी वजह से है चूंकि विश्व इतिहास का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो पहले की तुलना में हट करके एक विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। 1950 और 1960 के दशकों में और कुछ हद तक 1921वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भी सामान्य रूप से प्रचलित धारणा यह रही कि 18वीं शताब्दी के अंत के साथ ही तकनीकी तथा औद्योगिक युग का शुभारंभ हुआ, जो औद्योगिक क्रांति का एक स्वाभाविक परिणाम था। इसे एक ऐसा परिवर्तन बिंदु या मोड़ माना जाता है। अब 21वीं शताब्दी में क्या हुआ, प्रारंभिक वर्षों में
तकनीकी और औद्योगिक युग का है जो कि प्रारंभ हुआ, और औद्योगिक क्रांति का स्वाभाविक परिणाम था। इसे एक ऐसा परिवर्तन बिंदु या मोड़ माना जाता है जिसके ऐसे दूरगामी परिणाम हुए जिनकी बदौलत 19वीं शताब्दी को एक तरह से समकालीन दर्जा दे दिया गया। अब इनके ऐसे दूरगामी परिणाम थे औद्योगिक क्रांति के, जिनको 19वीं शताब्दी को एक तरह से समकालीन का दर्जा है चूंकि दे दिया गया। जहां तक 20वीं शताब्दी का संबंध है, इस दौरान अनेक नई प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई जिन्होंने समकालीन इतिहास की संकल्पना को बदल दिया और उसके बारे में लोगों के विचारों तथा धारणाओं में परिवर्तन ला दिया। इस 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों के दौरान अनेक महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय घटनाएं घटी, जैसे बर्लिन की दीवार का ढहना, जर्मनी को फिर से एक बनाना, और सबसे अधिक उल्लेखनीय घटना है सोवियत संघ का विघटन 1991 में। द्विध्रुवीय जो विश्व है उनकी समाप्ति और शीत युद्ध का समाप्त होना। ये घटना एक छोटी सी अवधि में 1889 से 1991 के बीच घटित हुई, और इन घटनाओं ने समकालीन इतिहास के अनुसंधान के केंद्र बिंदु को अचानक, जो इतिहास के अनुसंधान का केंद्र बिंदु था, ये छोटी छोटी घटनाएं कह सकते हैं कि ये मतलब छोटे समय में बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई थी, तो ये इतिहास के केंद्र बिंदु को अचानक नाटकीय ढंग से बदल दिया। और 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत हो जाने से अनुसंधान के इस नए केंद्र बिंदु को और बल मिला। अब 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में क्या हुआ, 1991 में जैसे ही सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया, तो उसके बाद में जो केंद्र बिंदु है विश्व इतिहास का, वो है केंद्र बिंदु बदल गया और नया बल है जो केंद्र इतिहास लेखन को मिला। विभिन्न राष्ट्रों के हितों के बीच सामंजस्य का अभाव ही इन सभी अंतर विरोधों परिवर्तनों का प्रमुख कारण है। नए राज्यों का उत्थान, देश से बाहर की ताकतों की सहायता से सत्ता परिवर्तन का भय, परमाणु शस्त्रों की होड़ और शस्त्र नियंत्रण के प्रयत्नों की विफलता, राजनीति में बड़ी शक्तियों का बोलबाला, नए राज्यकर्ताओं का उत्थान और रूढ़िवाद तथा आतंकवाद का बढ़ता हुआ घिनौना रूप जैसे अनेक घटकों ने समकालीन इतिहास के अध्ययन के प्रति पहले से चले आ रहे दृष्टिकोणों को वास्तव में पुराना या समकालीन बना दिया है। एक बचाव करने वाली बात यह है कि किसी भी संघर्ष में बल प्रयोग का तत्काल इस डर से विरोध किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो परिवर्तन हुआ, सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ, उसके बाद में नए नए राज्य है जो कि उत्पन्न हुए और रूढ़िवादी आतंकवाद का बढ़ता हुआ भय और कुछ ऐसी बातें हैं जो समकालीन इतिहास के लेखन को है जो कि प्रभावित किया, विषय वस्तु को प्रभावित किया, विरोध किया जाता है कि कहीं उसे परमाणु युद्ध न भड़क उठे। इस समय विश्व में ताकत का पलड़ा एक और बहुत झुक गया है, किंतु शांति के तकाजों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच कुछ गड़चोड़ बना हुआ है। अब देखिए 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया, शीत युद्ध समाप्ति हो गई। शीत युद्ध की क्या होगी, समाप्ति होगी। अमेरिका एक छत्र राज्य के रूप में है जो कि स्थापित हो गया, एक शक्ति के रूप में। अब विश्व का जो कि ताकत का पलड़ा है जो कि एक तरफ झुक गया। हुआ क्या कि अब डर सताने लगा, किंतु शांति के तकाजों की वजह से, अब शांति के तकाज अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, राजनीति है और गठजोड़ है जिनकी वजह से है जो कि एक तरफ झुकाव है जो कि नहीं रहा। इन सब बातों का समकालीन इतिहास पर कुल मिलाकर के प्रभाव यह हुआ कि शांति की स्थापना की दिशा में जो अलग अलग प्रयत्न किए जा रहे हैं उन सब में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही है ताकि हम धरती पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का उच्च लक्ष्य है जो कि प्राप्त कर सके। कुल मिलाकर के समकालीन इतिहास में 1900 जो प्रथम अपना विश्व युद्ध हुआ था उनसे लगा करके 1991 तक का कार्यकाल है, उनके बीच में जो अपन मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जितना जो घटनाक्रम हुआ था उनको समकालीन इतिहास कह सकते हैं। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग रचनाकारों ने, इतिहासकारों ने अपने हिसाब से अपने मत रखे हैं। ये अपने कक्षा 12 की ओल्ड एनसीईआरटी है और 12 की ओल्ड एनसीईआरटी का पहला पार्ट है। पहले पार्ट में ये चौथा पांचवा वीडियो है, चौथी पांचवी क्लास है, क्योंकि अपने छोटे छोटे टॉपिक के रूप में लेकर के पढ़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा आधुनिक इतिहास और समकालीन इतिहास अंतर क्या है, और बहुत ही अच्छी थ्योरी है। अंतर के बारे में पूछा जाता है यूपीएससी की तैयारी करने वाले या फिर अन्य सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए, और या फिर आप केवल इतिहास विषय से किसी स्पेशल एग्जाम देना चाहते हैं, लेक्चर का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर किसी अन्य एग्जाम देना चाहते हैं, इतिहास को अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हैं, तो इन किताबों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आप बहुत सारे अपने फैक्ट के रूप में आप लोगों ने बड़े बड़े लोगों से कोचिंग ली होगी, लेकिन आपकी थ्योरी यदि आधार आपका मजबूत नहीं है तो वो थ्योरी किसी भी काम की नहीं है। और ये आधार आपका एनसीईआरटी से तैयार होता है और सलाह यही दी जाती है कि आप ओल्ड एनसीईआरटी का अध्ययन करें
और मैं आप लोगों को ये ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। ये 2003 का संस्करण है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयार करूँगा। आप लोग अपने मित्रों के साथ में, आपके जो समूह बने हुए हैं उनके साथ में साझा कीजिएगा। जितने ज़्यादा व्यूज़ है जो कि मुझे आप लोग उपलब्ध करवाएंगे, मैं उतनी ही जल्दी आपको अगला वीडियो है जो कि उपलब्ध करूँगा। धन्यवाद साथियों। अगली क्लास में अपन पुनर्जागरण के साथ में दूसरे अध्याय के साथ में मिलेंगे। तब तक जय हिंद।